नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया, हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में। जैसा कि आपको पता है कि हेल्थ मंत्रा हमारा एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम स्वास्थ्य की जुड़ी समस्याओं पर विशेषज्ञ से चर्चा करते हैं और आपके साथ जानकारी भी साझा करते हैं। तो इसी कड़ी में एक बार फिर हम आज दिल की बात करेंगे, पर आज हम बात करेंगे दिल के इंटरनल पार्ट यानी हार्ट वाल्व की। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नवनीत श्रीवास्तव, जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ CBTS। तो डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में। सबसे पहले सर, दर्शकों के लिए हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि हार्ट वाल्व होता क्या है। हार्ट वाल्व आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो हृदय के अंदर ब्लड का जो प्रवाह होता है उसको रेगुलेट करने के लिए भगवान ने वाल्व बनाया है। ये हार्ट के अंदर ब्लड के प्रवाह को डायरेक्ट करता है। जब वाल्व खुलता है तो ब्लड का फ्लो उस डायरेक्शन में होता है, जब क्लोज होता है तो वो बैक फ्लो को रोकता है, प्रिवेंट करता है। तो इससे जुड़ी जो समस्याएं आती हैं सर, जैसे वाल्व का लीक, ऐसे लीकेज टाइप का, तो इसको हम कैसे पहचान कर सकते हैं? लीकेज जब वाल्व में होता है तो उसके कुछ सिम्टम्स आते हैं। तो जो भी मरीज होते हैं वो जब लीकेज काफ़ी बढ़ जाता है तो वो सिम्टम्स जब आने शुरू होते हैं तब वो पेशेंट उस तरह से फिर प्रेजेंट करता है। बाकी अगर उसका क्वांटिफिकेशन करना हो, असेसमेंट करना हो, तो उसके लिए हम इकोकार्डियोग्राफी के थ्रू करते हैं। और सर, वाल्व की समस्या की मतलब समस्या के लक्षण क्या होते हैं? कैसे एक पेशेंट को आइडिया लगे कि उसको ये दिक्कत है? लक्षण की बात अगर हम करते हैं, किसी मरीज के वाल्व की समस्या है तो सबसे जो प्रमुख लक्षण है वो सांस फूलना होता है, जिसको डिस्निया कहते हैं। मरीज को जो उसकी नॉर्मल एक्टिविटी है उसमें उसको प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उससे ज़्यादा वो कोई भी काम करे, जैसे तेज़ चलना हुआ, सीढ़ी चढ़ना हुआ या कभी दौड़ना पड़े, तो उसकी सांस फूलनी शुरू हो जाती है। ये मुख्य लक्षण है। इसके अलावा भी दूसरे लक्षण होते हैं, जैसे हार्ट की जो रिदम होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, हार्ट की धड़कन बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है, मरीज़ को अपने धड़कन का एहसास होता है, या कभी तेज़ धड़कन होती है तो उसको प्रॉब्लम महसूस होती है। तो उस तरह से भी वो प्रेजेंट करता है। तो इस केस में मतलब पेशेंट को डॉक्टर से मिलना ज़रूरी हो जाता है। इस तरह के अगर लक्षण मरीज में काफ़ी लंबे समय से अगर हो रहा है, उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, कोई भी भारी काम करने में उसको परेशानी हो रही है, तो उसको डेफिनेटली डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। सर, क्या ऐसी समस्या के लिए एज फैक्टर भी डिपेंड करता है? वाल्व की समस्या के कई कारण हैं। यंग एज में भी हो सकता है, और एज रिलेटेड जो वाल्व की समस्याएं होती हैं उसके कारण भी हो सकता है। तो वो डिफरेंट कारण जो होते हैं उसके अनुसार उसका प्रेजेंटेशन अलग अलग समय पे होता है। सर, जैसे अधिकतर ज़्यादातर सुनने में आता है कि जो जन्मजात भी ये दिक्कतें बच्चों में रहती हैं, तो ये कितनी क्योर हो सकती हैं? इनका क्या इलाज है? या बच्चों में ये जो पैदाइशी होती है इसका रीज़न क्या हो सकता है? ये कॉन्जेनाइटल भी प्रॉब्लम होती है, जन्मजात प्रॉब्लम भी होती है। जैसे बहुत सारे वाल्व डिजीज, बाइकस्पिड ऑर्टिक वाल्व डिजीज, वो कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम है। लेकिन जो हमारे क्षेत्र में जो मुख्यतः जो मुख्य कारण वाल्व के प्रॉब्लम का है वो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का है। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ सबसे ज़्यादा हमारे क्षेत्र में पाया जाता है। सर, जो टर्म आता है माइट्रल वॉल्व, वो किस दो चैम्बर के बीच में रहता है? अगर आप हार्ट की एनाटॉमी के बारे में अगर समझना चाहें तो हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 चैम्बर राइट हार्ट में, 2 चैम्बर लेफ्ट हार्ट में, और 4 वाल्व होते हैं हार्ट में। तो जो राइट साइडेड चैम्बर्स होते हैं वो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल होता है। लेफ्ट साइडेड में लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो जो आपने माइट्रल वाल्व की बात की वो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को के बीच में होता है। सर, जो मतलब हार्ट वॉल्व से रिलेटेड किस तरह की समस्याएं आती हैं
उनके भी टाइप्स होते हैं या फिर एक ही टाइप का प्रॉब्लम होता है? वाल्व में दो तरह की मेनली प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो स्टेनोसिस होता है और दूसरा रिगर्जिटेशन होता है। स्टेनोसिस में क्या होता है कि वाल्व के जो लीफलेट्स होते हैं वो थिकेंड हो जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं, तो उनके बीच से ब्लड का प्रवाह रुक जाता है। रिगर्जिटेशन में क्या होता है कि वाल्व को जब क्लोज होना होता है तो वो पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पाते हैं, तो उस वाल्व के थ्रू लीकेज शुरू हो जाता है दूसरे चैम्बर्स में, तो उसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं। तो ये दो तरह की समस्याएं वाल्व के साथ होती हैं, स्टेनोसिस एंड रिगर्जिटेशन। सर इसी टर्म में वॉल्व प्रोलैप्स क्या होता है? हाँ, वाल्व प्रोलैप्स भी है। अगर वाल्व पूरी तरह से कॉप्ट नहीं हो रहा है, वो दूसरे चैम्बर में पूरी तरह ओपन हो जा रहा है, तो उसको प्रोलैप्स बोलते हैं। वो भी एक रिगर्जिटेशन का मुख्य कारण है। अगर कोई वाल्व प्रोलैप्स कर रहा है तो वो रिगर्जिटेशन के साथ प्रेजेंट करता है। सर क्या इसका एकमात्र उपाय सिर्फ सर्जरी होता है या फिर इसको दवाइयों से भी क्योर किया जा सकता है? ये डिपेंड करता है कि वाल्व की जो खराबी है उसका स्टेज क्या है। अगर पेशेंट अर्ली स्टेज में प्रेजेंट कर रहा आया है तो हम शुरू के स्थिति में हम दवाइयों से मैनेज करते हैं। उसके बाद अगर वो सीवियरिटी धीरे धीरे बढ़ती है समय के साथ, तो फिर हमारे पास ऑप्शंस अदर दैन मेडिसिन सर्जरी की आती। मतलब अगर अर्लियर स्टेज पे हम ध्यान रखते हैं तो हम दवाइयों से भी क्योर कर सकते हैं, ऑपरेशन की नीड नहीं है? नहीं, क्योर तो नहीं कर सकते हैं, बट हम उसके प्रोसेस को डिले कर सकते हैं, सिम्टम्स को रिलीव कर सकते हैं। तो जैसे सुनने में रहता है कि रूमेटिक फीवर का हार्ट वाल्व पे बहुत असर होता है, तो इस पे आप क्या बताएंगे? जैसा मैंने बताया है कि जो भी वाल्व की प्रॉब्लम हमारे क्षेत्र में होती है उसमें सबसे मुख्य कारण रूमेटिक फीवर का है। रूमेटिक फीवर होने के कारण ही वो वाल्व को अफेक्ट करता है, और आफ्टर 10 इयर्स 15 इयर्स जब बच्चा बड़ा होता है तब वो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करता है। तो इस पे बहुत असर पड़ता है फीवर का? हाँ, नहीं, रूमेटिक फीवर तो जब बच्चा 5 से 15 साल की उम्र का होता है तब उसको रिकरेंट रूमेटिक फीवर होता है। लेकिन रूमेटिक फीवर में हार्ट वाल्व भी अफेक्ट होता है, लेकिन वो बार बार होने की वजह से फिर वो फाइनली रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में के रूप में अपने आप को फिर एडल्ट स्टेज में प्रेजेंट करता है। सर जैसे सर्जरी की बात की है तो इसी में जानना चाहेंगे कि जो रिप्लेसमेंट वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है वो क्या होती है? वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी आप यूँ समझ सकती हैं कि जब वाल्व इतना ख़राब हो चुका है कि अब दवाइयों से संभव नहीं है और नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स जैसे बैलून डायलिटेशन इसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उस स्थिति में हमें वाल्व को एक्साइज करके उसकी जगह हमें दूसरा आर्टिफिशियल वाल्व इम्प्लांट करना पड़ता है। उसको वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी कहते हैं। सर जैसे बायोलॉजिकल वाल्व हो गया और मैकेनिकल वाल्व हो गया, तो दोनों में कितना डिफरेंस होता है? एक व्यक्ति को लाइफ में अपना डेली रूटीन में आने में वो कितना सहायक होता है या उसके साथ में भी कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है? नहीं, आपने बात किया मैकेनिकल वाल्व एंड बायोप्रोस्थेटिक वाल्व की, तो जो भी हम वाल्व इम्प्लांट करते हैं वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी में वो दो तरह के होते हैं। एक मैकेनिकल वाल्व होता है और एक बायोप्रोस्थेटिक वाल्व होता है। दोनों वाल्व की अपनी अपनी खासियत होती हैं, कुछ कमियां भी हैं। अगर हम मैकेनिकल वाल्व की बात करें तो उसकी खासियत ये है कि वो लंबे समय के लिए ड्यूरेबल होता है, काफ़ी दिनों तक वो चलता है। उसकी कमी के बारे में अगर बात करें तो उसमें एक इशू ये आता है कि अगर आप मैकेनिकल वाल्व इम्प्लांट किसी पेशेंट को कर रहे हो तो आपको उसके खून को पतला रखना पड़ता है। एक सर्टेन रेंज में आपके खून को मरीज को पतला करना पड़ता है, तो उसके लिए हम एंटीकोगुलेंट जो मेडिसिन होती हैं वो हम देते हैं। तो उसके साथ यही इशू है तो कि ये लाइफ लॉन्ग आपको लाइफ लॉन्ग एंटीकोगुलेशन खाना होगा। बायोप्रोस्थेटिक वाल्व की बात करें तो उसकी खासियत ये है कि उसमें ये एंटीकोगुलेंट जो है वो नहीं खाना पड़ता है लाइफ लॉन्ग, लेकिन उसके साथ एक कमी ये है कि उसका लाइफ स्पान जो होता है वो 10 से 15 साल का होता है। तो 10 से 15 साल बाद अगर वो वाल्व फिर से कैल्सिफाइड होता है
तो आपको फिर से रीडू सर्जरी के लिए जाना होगा। जैसे वाल्व सर्जरी के बारे में बात की, तो क्या सर इसके वाल्व के टाइप्स भी आते हैं कि कौन सा व्यक्ति, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग वाल्व आता है, या फिर आर्थिक स्थिति से भी अलग अलग वाल्व आते हैं? नहीं, वाल्व दो तरह के होते हैं, मेटेलिक वाल्व एंड बायोप्रोस्थेटिक वाल्व। तो जैसा मैंने बताया कि मेटेलिक वाल्व काफ़ी लंबे समय तक चलता है, बायोप्रोस्थेटिक वाल्व का जो लाइफ होता है वो 10 से 15 साल तक हम बताते हैं। तो हमारा एक प्रोटोकॉल होता है कि जो पेशेंट 60 इयर्स के बिलो होते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसकी लाइफ अभी लंबी है, तो उनमें हम प्रेफर मेटेलिक वाल्व के लिए करते हैं। और जो पेशेंट 60 इयर्स के अबव होते हैं, 65 या 70 इयर्स, उसमें हम बायोप्रोस्थेटिक वाल्व ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसके बाद भी पेशेंट के ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि पेशेंट की इच्छा क्या है, बट ये एक नॉन जेन्युइन प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग पेशेंट को गाइड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, और फिर जैसा पेशेंट का डिसीजन होता है वैसा हम निर्णय लेते हैं। सर जैसे सर्जरी होती है, वाल्व सर्जरी होती है, उसके बाद डेली रूटीन में पेशेंट को आने में कितना टाइम लगता है, उसके बाद क्या क्या क्योर उसको करना पड़ता है, एक आफ्टर सर्जरी वो क्या दिक्कतों का सामना करता है? वाल्व सर्जरी यूजुअली ओपन हार्ट सर्जरी होती है, तो मोस्ट ऑफ द सर्जरी जो होती हैं वो स्टेनोटोमी के थ्रू, मिडलाइन स्टेनोटोमी के थ्रू होती हैं। तो हम पेशेंट को 3 मंथ तक कोई भी हेवी लिफ्टिंग के लिए मना करते हैं, और कोई भी भारी काम करने के लिए मना करते हैं। बाकी वो 1 हफ्ते के बाद अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ कर सकता है। तो बच्चों में भी सेम यही रहता है, या बच्चों की सर्जरी डिले की जाती है, या उनकी सर्जरी के चांसेस भी कम होते हैं? नहीं, सर्जरी का डिले डिपेंड करता है कि जो वाल्व की सीवियरिटी है वो उसका लेवल क्या है। अगर वाल्व काफ़ी ज़्यादा सीवियरली डैमेज्ड है तो बच्चा हो या बूढ़ा हो उसको अर्ली सर्जरी करनी पड़ती है। लेकिन अगर डिजीज़ सीवियरिटी माइल्ड या मॉडरेट लेवल पे है तो हम उसको वेट कर सकते हैं, उसके लिए सर्जरी डिले कर सकते हैं। सर जो आर्टिफिशियल वॉल्व होते हैं, इनकी एज क्या होती है? ये कितने टाइम के लिए ड्यूरेबल रहते हैं? उसके बाद चेंज कराने की भी नीड पड़ती है, ऐसा भी कुछ होता है? जैसा मैंने बताया कि अगर मेटेलिक वाल्व अगर हम यूज़ करते हैं तो उसकी लाइफ लंबी होती है। तो ऐसा देखा गया कि 25 इयर्स 30 इयर्स तक भी अगर पेशेंट रेगुलर फॉलोअप में है, दवाइयाँ जो भी एंटीकोगुलेंट टाइम से ले रहा है, प्रॉपर INR की मॉनिटरिंग कर रहा है, तो वाल्व लंबे समय तक चलती हैं। अगर बायोप्रोस्थेटिक वाल्व की बात करें तो उसकी लाइफ स्पैन हम लोग 10 से 15 साल बताते हैं। सर जैसे हम दिल की बात कर रहे हैं, तो हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि क्या जो लाइफस्टाइल है उसका भी असर होता है इस पे? लाइफस्टाइल भी एक मेजर फैक्टर है। अगर आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल आपकी है, ओबेसिटी है, तो अगर ऐसे आपका लाइफस्टाइल है ऐसा, तो ये भी वाल्व पे असर करता है। सर जैसे हार्ट वॉल्व की बात करते हैं तो इकोकार्डियोग्राफी क्या होती है और किस लिए की जाती है? आप इकोकार्डियोग्राफी को ऐसा समझ सकती हैं कि ये एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। इसको दूसरे शब्दों में हम हार्ट का अल्ट्रासाउंड भी बोल सकते हैं। इसके द्वारा हम हार्ट की एनाटॉमी, उसके वाल्व के अगेंस्ट जो ब्लड का फ्लो हो रहा है उसका ग्रेडियंट, डिफरेंट जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं उसका असेसमेंट, हार्ट का क्या फंक्शन है, उसकी कितना % उसका इजेक्शन फ्रैक्शन है, इन सब बातों का हम असेसमेंट करते हैं। यूँ मानिए तो इकोकार्डियोग्राफी मोस्ट कॉमन टेस्ट है जिससे हम हार्ट का असेसमेंट करते हैं। सर जैसे हार्ट की ये वॉल्व की दिक्कत होती है, तो इस पे मोस्टली यूजुअली कौन सी दवाइयाँ पेशेंट को दी जाती है, या वो अपने से दवाइयाँ ये ले सकता है, या फिर सिर्फ डॉक्टर के ही परामर्श से ले सकता है? इस संबंध में मेरा तो यही कहना है कि वाल्व से रिलेटेड अगर कोई परेशानी है तो अपने से दवा कभी ना लें। कोई भी दवा का सेवन तभी करें जो किसी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है। तो दवाइयों के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वाल्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें हम जो सबसे मुख्यतः जो दवा यूज़ करते हैं वो डायरेटिक्स यूज़ करते हैं। वो क्या करता है कि शरीर में
जो पानी का बैलेंस है उसको रेगुलेट करता है, जो एक्सेस वाटर है बॉडी का उसको वो निकालता है। तो डायरेटिक्स हम यूज़ करते हैं। दूसरी दवा के रूप में हम जैसे जो भी वाल्व के मरीज होते हैं उनके धड़कन तेज़ हो जाती है, उनको पल्पिटेशन वाले सिम्टम्स आते हैं, तो हार्ट के रिदम को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ दवाइयाँ एडवाइस करते हैं। तो उस तरह की दवाइयाँ यूज होती हैं। तीसरी दवा, अगर कोई पेशेंट वाल्व का ऑपरेट हो चुका है, उसको मैकेनिकल वाल्व इम्प्लांट हुआ है, तो जो एंटीकोगुलेंट जो दवा होती है वो हम एडवाइस करते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स वाल्व के होते हैं जिनमें सीवियर रिगर्जिटेशन होता है, जैसे माइट्रल रिगर्जिटेशन या फिर ऑर्टिक रिगर्जिटेशन, तो वैसे पेशेंट्स में हम वैसोडाइलेटर भी यूज़ करते हैं। तो ये सारी दवाइयों का हम उपयोग करते हैं वाल्व के मरीज। पर ये सारी दवाइयाँ तभी लेनी चाहिए जब आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करें। बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस के इन दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। सर, जब हार्ट की बात कर रहे हैं, जैसे आजकल हार्ट अटैक भी बहुत आ रहे हैं या हार्ट के वॉल्व की दिक्कत हो गई है, तो अगर किसी के चेस्ट में पेन होता है तो उस पेन को कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये हमें मतलब हार्ट अटैक से रिलेटेड है, एसिडिटी से रिलेटेड है या फिर कुछ और दिक्कत है? ऐसा है कि जो चेस्ट पेन होता है तो गैस का पेन या हार्ट अटैक का पेन, इनमें काफ़ी समानता होती है। आप केवल सिम्टम के आधार पे ये नहीं बता सकते कि ये हार्ट अटैक का पेन है कि ये गैस का पेन है। हार्ट अटैक के पेन के साथ कुछ ये खास बातें होती हैं कि वो मरीज़ के गर्दन की तरफ रेडिएट होता है या फिर लेफ़्ट शोल्डर की तरफ रेडिएट होता है। इससे एक आइडिया लग सकता है कि ये हार्ट अटैक का पेन हो सकता है। दूसरी बात कि थोड़ा हार्ट अटैक का पेन जो होता है वो भारीपन के साथ प्रेजेंट करता है, तो उससे हम एक आइडिया लगाते हैं कि ये हार्ट अटैक का पेन हो सकता है। और बाकी मरीज़ की जो पहले की क्या स्थिति है, वो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, ओल्ड एज का है, एज रिलेटेड है, तो उससे भी हम आइडिया लगाते हैं कि ये हार्ट से रिलेटेड पेन हो सकता है। और बाकी अगर इन दोनों में अगर हमें डिफरेंस करना हो तो जो भी रूटीन इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे ईसीजी हुआ, ट्रोपाई टेस्ट हुआ, उसके आधार पे हम फाइनल कंक्लूजन लेते हैं कि ये हार्ट से रिलेटेड पेन है या फिर गैस से रिलेटेड पेन है। पर अगर ऐसा पेन उठता है तो पेशेंट को घर पे नहीं रुकना चाहिए, उसे इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ, अगर चेस्ट पेन हो रहा है, भारीपन के साथ है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो फिर ऐसी स्थिति में हमें श्योर हॉस्पिटल जाना चाहिए। और बाकी जैसा मैंने बताया, ईसीजी एंड ट्रोपाई टेस्ट, इन सब जांचों को ज़रूर कराना चाहिए। सर, जैसे दिल के वॉल्व की बात करते हैं तो हमारा एक सवाल और एक निवेदन है कि आप हमारे दर्शकों को इसे स्वस्थ रखने के लिए कुछ टिप्स इनके साथ साझा करें। वॉल्व से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो हमारे क्षेत्र में जो वॉल्व की प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा मुख्य कारण जो है उसका रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का है। तो उसमें प्रिवेंशन ही सबसे अच्छा उपाय है कि हम उस रूमेटिक फीवर को ही प्रिवेंट करें। तो इसके लिए हमें, और रूमेटिक फीवर उसी व्यक्ति को होता है जिसको बचपन में रिकरेंट सोर थ्रोट होता है। एक खास तरह की बैक्टीरिया होती है, स्ट्रेप्टोकोकल ए इन्फेक्शन, उसके बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से ही रूमेटिक फीवर होता है, और उसके बाद रूमेटिक फीवर होने के बाद वो हार्ट वाल्व को अफेक्ट करता है। तो हमें सबसे पहले तो ये ध्यान देना होगा कि 5 से 15 साल की उम्र में अगर किसी बच्चे को बार बार रिकरेंट सोर थ्रोट हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको कंप्लीट ट्रीटमेंट दें उसके सोर थ्रोट को। अधूरा इलाज नहीं होना चाहिए कि अगर एंटीबायोटिक का कोई कोर्स है तो वो पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन एक टैबलेट खा के छोड़ दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी होती है कि जो स्ट्रेप्टोकोकल ए इन्फेक्शन होता है सोर थ्रोट के लिए, वो कॉन्टेजियस होता है। तो प्रॉपर हाइजीन, सैनिटेशन, इन सब चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ओवर क्राउडिंग जहाँ होती है वहाँ इस तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है हमें। अगर किसी को अगर रूमेटिक फीवर की हिस्ट्री है तो जो भी एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस होती है, जो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलता है,
उसका भी प्रॉपर हमें समय समय पे लेते रहना चाहिए। बाकी हार्ट अटैक से रिलेटेड जो सावधानियां बरतनी हैं, उसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी दिनचर्या को नियमित रखें, अपने लाइफ में डिसिप्लिन को मेंटेन करें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, खान पान दुरुस्त रखें, और अगर आपको डायबिटीज़ की या फिर ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है तो अपने डायबिटीज़ का पूरा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आपका हमारे साथ इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए, जो हमारे दर्शकों के बेहद काम आएगी। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर नवनीत श्रीवास्तव, जिन्होंने हमें अपने दिल को स्वस्थ रखने से रिलेटेड जानकारी हमारे साथ साझा की। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त और स्वस्थ रहें, देखते रहें प्राइम टीवी।